अब आते हैं कि इसके कॉन्ग्रुएंट करने का तरीका क्या है, क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। देखो 2 ट्रायंगल है ना, बड़ा बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। अब ये आसान चीज़ है जो आपको सीखना है। ये ABC है, ये DEF है। अब कॉन्ग्रुएंट करने के क्या क्या फॉर्मूले हैं। टू बी कॉन्ग्रुएंट, क्या लिखा, टू बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर आपको कॉन्ग्रुएंट करना है उसके लिए क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कॉन्ग्रुएंट करना है तो आप क्या क्या करोगे। पहला SSS, मतलब ऑल 3 साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड पे ध्यान देना, जो अभी मैंने बताया था कि लेफ्ट लेग इसके लेफ्ट लेग से ही इक्वल होगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड इसके लेफ्ट हैंड से ही इक्वल होगा, राइट हैंड से ही इक्वल होगा, उल्टा पुल्टा नहीं होगा। मतलब इसका जो 3 साइड्स है वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग के ही इक्वल होगा। जिसका जो साइड है, मान लो अगर आपको ABC कॉन्ग्रुएंट करना है DEF के, हमें क्या करना है, टू डू ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल DEF के। मुझे ये करना है, बिल्कुल सेम फिगर में बनाया हूँ मैं, सेम सीक्वेंस में, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं दिया है। दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। आई नीड योर सपोर्ट, विदाउट यू आई कांट एग्जिस्ट। ABC और DEF अगर ये हमें कॉन्ग्रुएंट करना है तो इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो एक तो SSS है, मतलब ऑल 3 साइड्स मस्ट बी इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। मतलब या तो AB इक्वल टू DEF DE कर दो, AC इक्वल टू DF कर दो, या BC इक्वल टू EF कर दो, हो जाएगा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। ये फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ, ऑल 3 साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल will be equal to the corresponding sides of second triangle। ये पहला है इसलिए मैंने पूरे लैंग्वेज में लिख दिया। बाकी इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज देखो, डायरेक्टली बोल सकते हो कि अच्छा AB इक्वल टू अगर आपने DE कर दिया, AC इक्वल टू अगर आपने DF कर दिया, और BC अगर आपने EF कर दिया, तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के बाय SSS। यहाँ पे बाय SSS रूल भी लिख सकते हो या सीधा SSS भी लिख दोगे, कोई टीचर नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा मैं समझा देता हूँ इसको फटाफट, जरा 2 मिनट दीजिए बस। दूसरा हमारा है SAS। दूसरा क्या है, SAS, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों है इम्पॉर्टेंट ये बता देता हूँ। SAS का मतलब हुआ कि 2 साइड्स और बीच का एंगल, पहले ट्रायंगल का कोई भी 2 साइड और उसके बीच का एंगल, दूसरे ट्रायंगल के वही वाला 2 साइड और बीच का ही एंगल होना जरूरी है। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग ट्रायंगल्स, एंगल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स कर दो, इसमें कोई मेंशन नहीं है तो आप लिख दो एनी 2 साइड्स एंड 1 इंक्लूडिंग एंगल। अब इसका मतलब समझ लो, एनी 2 साइड्स का मतलब इसका कोई भी 2 साइड उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में उसके 2 साइड के इक्वल कर दो, वो ठीक है, और उसके बीच का एंगल आप इक्वल कर दो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब अगर कोई बच्चा किसी भी तरह बाय अदर मीन्स, किसी भी तरीके से बुक के हिसाब से जैसा भी है, उसने कर दिया AB इक्वल टू DE, और मान लो उसने कर दिया BC इक्वल टू EF, मान लिया वो 2 साइड इक्वल ले आया, AB के इक्वल में DE ले आया और BC के इक्वल में EF ले आया, क्योंकि आपको तो ये सीक्वेंस देखना है ना, ABC DEF करना है, तो AB DE हो सकता है या BC EF हो सकता है या AC DF हो सकता है। तो हमने कोई भी 2 साइड इक्वल कर लिया, AB के इक्वल में DE कर लिया और BC के इक्वल में EF कर लिया। तो देखो, एक तो हमने ये लिया है और एक हमने ये लिया है और ये लिया है, तो 2 साइड तो हमने एनी 2 साइड्स तो इक्वल कर लिया। अब एंगल जो इक्वल करोगे, तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये एंगल इक्वल कर दूंगा तो हो जाएगा, नो। ये एंगल करूंगा तो होगा, नो।
इन दोनों साइड के बीच का एंगल और इन दोनों साइड के बीच का एंगल ही होना जरूरी है, तभी जाके कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होना जरूरी है, यानी कि एंगल ए बी सी और उसका एंगल डी ई एफ ये होना जरूरी है, तभी आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस ए एस। डन है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ एनी टू साइड्स तो ले सकते हो, कोई भी दो साइड, इसका दो साइड उसके दो साइड के इक्वल कर दो, लेकिन जो बीच का एंगल है वो बीच का ही होना चाहिए, इंक्लूडिंग होना चाहिए। सो एनी टू साइड्स एंड वन इंक्लूडिंग एंगल मस्ट बी ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल विल बी इक्वल टू the corresponding two sides and one including angle of the second triangle. Only then we can call it triangle ABC congruent to triangle DEF. ठीक है। अब आते हैं तीसरे वाले पे, थर्ड पे है ASA। क्या है, इसको भी मैं जरा मिटा देता हूँ। अब आ जाओ थर्ड ASA। अब ये तो देखने से ही लगता है कि हाँ कोई भी दो एंगल है, बट बीच का इंक्लूडिंग साइड होना जरूरी है। अब तो आप समझ गए होंगे ASA का मतलब है बट एनी टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडिंग साइड, एनी टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडिंग साइड। So any two angles and one including side of first triangle will be equal to the corresponding two angles and one including side of second triangle. Only then we can call it congruent triangles by this rule ASA। मतलब अब इसका देसी लैंग्वेज में समझो, कोई भी दो एंगल अकॉर्डिंग टू जो आपको लाना है उसके लिए, जैसे यहाँ एंगल की बात करोगे तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो सकता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो सकता है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो सकता है। बट आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो आपके पास गिवन है उसको यूज करके जैसे भी हो आप कोई भी दो एंगल निकाल के लाओगे, तो दो एंगल निकाल के लाओगे तो क्या करोगे, कोई भी दो एंगल ले आओ। तो चलो मान लिया कि आप बहुत दिमाग लगा रहे हो और दिमाग लगाते लगाते आपको आ गया कि ओके वी हैव एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। आपने दो चीज़ ले आया, ठीक है। अब ये दो के बीच का एक साइड होना जरूरी है, तभी जाके वो ASA पे जाएगा। कैसे, देखो आपने एंगल ए इक्वल टू एंगल डी लाया, ठीक है भाई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ ले आया, ठीक है भाई। तो अब कौन सा साइड होना जरूरी है, वीडियो पॉज करो, खुद दिमाग लगाओ, ठीक है। कौन सा साइड होना जरूरी है, ये दो एंगल के बीच का साइड ये है और ये दो एंगल के बीच का साइड ये है। तो यही वाला साइड अगर आपने इक्वल करके दिखाया तब जाके ये ASA पे होगा, नहीं तो ASA पे नहीं होगा। तो ये ध्यान दे दो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा AC इक्वल टू DF, लिखना नहीं बल्कि लाना पड़ेगा AC इक्वल टू DF। ओनली देन वी कैन कॉल इट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय ASA, ठीक है। बट अब आते हैं मज़े की बात। ये इसलिए यहाँ पे ये निशान मार देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिशियन को थोड़ी दया आ गई होगी, है ना। तो उन्होंने सोचा, हालांकि ये सब प्रूवन है, मैं ऐसे ही जस्ट जोक मार रहा हूँ, तो उनको लगा होगा कि चलो बच्चे बहुत परेशान होंगे तो चलो यहाँ दो मेथड दे देते हैं, ठीक है। तो नहीं तो फिर बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, 9th के बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, क्यूट से। तो उन्होंने क्या किया, ASA के बदले में ये अलाउ किया हुआ है, उन्होंने अलाउ क्या किया बल्कि ये प्रूवन है। तो ASA के बदले में आप AAS भी यूज़ कर सकते हो अगर आपका कोई एक साइड बीच का ना आ पा रहा हो। SAS में ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है, SAS में SAS ही होगा, मतलब दो साइड और बीच का ही एंगल होना जरूरी है तो होगा SAS पे, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दो जुगाड़ हैं, यहाँ पे इसका छोटा भाई भी है, दो जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है, AAS का, ठीक है। ये थर्ड का पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। यहाँ AAS का जुगाड़ है। अब तुम बोलोगे क्या है ये AS, मतलब एनी टू एंगल्स एंड बीच का साइड तो है नहीं, सो एनी वन साइड। तो कहने का मतलब कि अगर टू एंगल्स के बीच का साइड आप ले आ पा रहे हो तो आप लिखोगे वहाँ ASA, और अगर एनी टू एंगल्स और अगर बीच का साइड नहीं है, एनी वन साइड आपने ले लिया, तो भी ट्रायंगल वहाँ कॉन्ग्रुएंट होगा बाय कोरोलरी। जो NCERT में लिखा हुआ है कोरोलरी आप पढ़ लेना, तो उसमें ये अलाउड है, तो बाय AAS लिखोगे वहाँ, ये अलाउड है
कॉन्ग्रुएंट तब भी होगा लेकिन बाय AAS होगा। यहाँ अलाउड नहीं है, SAS में अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ स्टार मारा है। SAS इज ऑलवेज SAS, SAS इज ऑलवेज SAS। सास याद रखना, सास है ना, सास भी कभी बहुत ही तो ऐसे याद रहेगा कि उसमें चेंज नहीं होता। बाकी ASA में AAS हो जाएगा, ठीक है। तो AAS के लिए क्या करेंगे, अगर कोई बंदा अगर करना चाहे तो मान लिया उसने यही लाया, एंगल A इक्वल टू एंगल D ले आया और एंगल C इक्वल टू एंगल F ले आया और उसको गलती से AC इक्वल टू DF नहीं आ पा रहा है बल्कि उसको आ गया BC इक्वल टू EF, तो तुम सोचोगे अरे यार ये तो बीच का साइड नहीं हुआ। कोई टेंशन नहीं है, तुमको याद होना चाहिए कि अच्छा सर ने बताया था कि इसमें तो AAS भी होता है। तो अगर बीच का साइड आ गया तो कॉन्ग्रुएंट होगा बाय ASA, आप लिखोगे ASA। और अगर वो बीच का साइड नहीं आया है, कोई भी साइड है, एनी वन साइड, तो भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। बट आप रीजन क्या लिखोगे, AAS। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एक अलग से रूल है RHS का, तो अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो राइट एंगल के लिए है, तो अभी 2 मिनट दे दो। तो RHS सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए है, ये नॉर्मल ट्रायंगल के लिए नहीं है। RHS का फुल फॉर्म क्या है ये भी पहले सीख लो। R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस जो भी है आप लिख लेना, और S फॉर एनी साइड, ठीक है। तो इसका मतलब ये RHS का मतलब ये है। तो RHS इज ओनली वैलिड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल हो, 2 ट्रायंगल है मान लो, है ना, तो आप उसको RHS से भी कर सकते हो। ये ध्यान देना, ये नहीं है कि ये खाली RHS से ही होगा, नो, ये SAS से भी हो सकता है, ये AAS से भी हो सकता है, ASA से भी हो सकता है, SSS से भी हो सकता है, बट RHS से भी हो सकता है। तुम बोलोगे फिर इसका पढ़ने का फ़ायदा क्या है सर? फ़ायदा ये है कि RHS विल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी ट्रायंगल एक्सेप्ट राइट ट्रायंगल, बिकॉज उसमें नाम ही है ये राइट एंगल, है ना। एक राइट एंगल इक्वल होगा, एक हाइपोटेनियस इक्वल होगा, एक साइड इक्वल होगा, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जिस ट्रायंगल में राइट एंगल होगा ही नहीं तो आप कहाँ से इक्वल कर दोगे? सो नॉर्मल ट्रायंगल के लिए नहीं होगा ये। RHS इज ओनली यूज्ड फॉर राइट ट्रायंगल, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये याद रख लेना। दिस इज ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नॉर्मल ट्रायंगल को आप SSS, SAS, ASA कुछ भी कर सकते हो, राइट एंगल को सब कुछ कर सकते हो। सबसे पहले RHS, उसके अलावा SSS भी कर सकते हो, RHS भी आप SAS भी कर सकते हो, ASA भी कर सकते हो, AAS भी कर सकते हो। अब RHS करते कैसे हैं ये भी देख लो। सपोज करो हमें यहाँ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल DEF के, डन। तो आप पहले देख लोगे कि अच्छा ये राइट एंगल है, तो सबसे पहला काम राइट एंगल इक्वल करने का, तो आप लिख दोगे एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल आ गया, पहला R फॉर राइट एंगल कर दिया आपने। उसके बाद है H फॉर हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस भी इक्वल होना मस्ट है, ज़रूरी है, आपको ये करना ही होगा, तभी आप RHS पे जा पाओगे। आपने राइट एंगल कर दिया, नाउ यू हैव टू डू हाइपोटेनियस। सो अब आपको AC इक्वल टू DF भी करना होगा, लिख दोगे, चाहे जिस रीजन से भी आपने किया है वो आपका टेंशन है, वो तो क्वेश्चन के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जैसे करना है कर लो, जिस रीजन से आपको करना है आपने कर दिया। आपने एक राइट एंगल ला के दिखा दिया, एक हाइपोटेनियस ला के दिखा दिया, और तीसरा क्या लाओगे? एनी वन साइड मतलब या तो आप AB इक्वल टू D दिखा दो, या और करके मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, या BC इक्वल टू EF करके दिखा दो, तो भी ये RHS पे चला जाएगा, ठीक है। तब आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय RHS। डन है, करेक्ट है। तो ये हमने सारे फॉर्मूले कॉन्ग्रुएंसी के सीख लिए। अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं, पहले इसका एक प्रूफ करेंगे जो आपके NCERT में
वो थ्योरम जिसके पीछे एक ब्लैक डार्क निशान है, स्क्वायर बना हुआ है, वो हमेशा बोर्ड में आता है पहले वाला। अभी तो कोविड वाला है तो अभी तो चलो एमसीक्यू है, या हो सकता है लॉन्ग आंसर वाला है, उसमें कुछ कट गए हैं तो वो अलग बात है। बट नॉर्मल बोर्ड टाइम में जो थ्योरम आते थे, देखना जो भी थ्योरम है वो थ्योरम वैलिड है जिसके लास्ट में वो प्रूफ दिया होगा और लास्ट में ऐसा ब्लैक निशान होगा ये स्क्वायर शेप में, समझ लो कि वो वैलिड थ्योरम है, वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो एएसए वाला जो है, एएसए वाला ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका प्रूफ, और ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये मैं इसको करवा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा बहुत और थ्योरम है, इनइक्वालिटी है, वो सब करवा के फिर इसका इंट्रो ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है।